Hello to all the literaristic people. So today we are going to deal with Your Attention Please by Peter Potter। और उससे पहले हम उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और हम उसके बाद तुरंत पोम पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले हम पोम में स्टैंजा बाय समरी देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको भी समराइज करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पोम में इन्वॉल्व हुई हैं और उसके भी लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनका पूरा नाम पीटर नेवेली फेडरिक पॉटर है और इनका जन्म फरवरी 16 1929 ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ही इज एन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड पोएट और ये अप्रैल 23 2010 लंदन में इनकी डेथ हो गई। और क्योंकि ये एक्सपार्टिएट पोएट थे, ऐसे लोग जो बेसिकली बाहर रहते हैं, ऐसे लोग जो ज्यादातर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो वहां पे ज्यादातर समय गुजारने के कारण इन्होंने अपने आप को इंग्लैंड में ही एज अ पोएट एस्टैब्लिश कर लिया था। इस वजह से इनको इंग्लैंड में भी उतनी ही इज्जत और उतनी ही तवज्जो मिलती है जितनी कि ऑस्ट्रेलिया में। ट्रैजिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मदर्स डेथ एट एज 9। इनकी जो मदर थी उनकी डेथ एट द एज ऑफ 9 हो गई, जिसके जिसके कारण इनके फादर ने इनको एक बोर्डिंग स्कूल में इनका नाम लिखा दिया और उसका नाम टू वूम्बा ग्रामर स्कूल था। बेसिकली इनके फादर का ये सोचना था कि अब घर पे नरिशमेंट के लिए कोई नहीं है, तो द बोर्डिंग स्कूल विल बी अ बेटर ऑप्शन, जहाँ पे इनको सारे बेसिक मैनर्स, एटिकेट्स, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें सिखाएंगे जो कि बेसिकली मदर ही डील करती है। ही वॉज अ सेल्फ मेड पोएट विद नो फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ही वॉज अ सेल्फ मेड पोएट यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कोई योगदान नहीं है, जो भी सीखा स्कूलिंग में सीख लिया और उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन से ही पोएट्रीज वगैरह लिखनी चालू कर दी। इनको कई सारी डॉक्टरेट्स डिग्रीज भी अवार्ड हुई, एकेडमिक पोजीशंस भी अवार्ड हुई, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी भी पढ़ाई नहीं की। अपनी स्कूलिंग फिनिश करके 1947 में इन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्टर की तरह काम किया और उसके बाद ये इंग्लैंड इमाइग्रेट कर गए 1951 में। वहाँ पे इन्होंने पोएटिक वॉइस डेवलप की अपनी और कई सारे छोटे छोटे ग्रुप से भी ये जुड़ गए और उस ग्रुप का नाम था द ग्रुप। आयरनिकली उस ग्रुप का ही नाम द ग्रुप है और उसमें उस ग्रुप में पर्टिकुलरली मार्टिन बेल भी शामिल थे, फिलिप हॉब्सबाउम भी शामिल थे। ये दोनों भी एक रेनाउंड नाम है लिटरेरी जॉनरा में। मेजर पब्लिश वर्क्स एंड लिटरेरी अचीवमेंट्स, तो इनकी पोएट्री का कलेक्शन वंस बिटन ट्वाइस बिटन 1961 में आया और उसको पब्लिश करने वाली जो प्रेस थी वो स्कॉर्पियन प्रेस थी। उसके बाद इनको जोड़ दिया गया, इनके नाम को, इनकी वर्क्स को पेंगुइन मॉडर्न पोएट्स टू एंथोलॉजी इन 1962 पेंगुइन पब्लिकेशन की तरफ से दो किताबें आई 1962 में जो मॉडर्न पोएट्री की एंथोलॉजी यानी ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज की वो किताब थी, तो उसमें भी इनका नाम आ गया, तो वहां से और नेम फेम इनको मिला। इनका करियर जो है वो प्रोलिफिक है, फ्रूटफुल है और इन्होंने करीब करीब 16 पोएट्री कलेक्शंस लिखे और बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया, जैसे ऑस्ट्रेलियन पेंटर अर्थर बॉयड के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है। और इन वो जो कोलैबोरेशन है उसमें इनके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, जोन, द लेडी एंड द यूनिकॉर्न, उसके बाद नार्सस 1984, एक आध आदमी जो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, और मार्स 1988। ये सारे इनके वर्क्स हैं जो इन्होंने कोलैबोरेशन अर्थर जो पेंटर थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन पेंटर थे, उनके साथ मिलकर के पब्लिश किए। इनको कई सारे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले, जैसे कि मेजर अवार्ड्स में इनका आता है टफ कॉपर मेमोरियल प्राइज 1983 में, विडबेट पोएट्री अवार्ड 1988 में, क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री 2002 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल इनको मिला हुआ है 2004 में, द कंपेनियन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, तो आगे चल के इनको रॉयल सोसाइटी में भी जगह दी गई। ही ऑल्सो सर्व्ड एज राइटर इन रेजिडेंस एट सेवरल यूनिवर्सिटीज, कई सारी यूनिवर्सिटीज में ये रह करके अपना राइटिंग वगैरह किया करते थे। राइटर इन रेजिडेंस यानी कि यूनिवर्सिटी आपको रहने की पनाह देगी, रहने की जगह देगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, हल, रीडिंग, एडिनबर्ग, मेलबर्न, और यहाँ से और ये सारी यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट की डिग्रीज भी दी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, क्वींसलैंड और लॉगब्रो। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रोवाइड की विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आर्टिस्टिक एंड पोएटिक अचीवमेंट्स। मूविंग ऑन टू दी स्टैंजा वाइज समरी इन सुपर इजी मैनर। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, इतना इतना आराम से हम समझेंगे कि वाइज समरी देखेंगे बहुत इजी तरीके से और सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है एक्चुअली इस पोम में, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया गया है। इस पोम को फ्री वर्स में लिखा गया है, यानी कि सिंगल कॉन्टिन्यूअस स्टैंजा में। ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं कि लाइन 1 से 12 या फिर जो भी डिवीजन स्टैंजा में मैंने तोड़ा हुआ है, तो वो थीमेटिक सेक्शंस की वजह से तोड़ा हुआ है कि किस सेक्शन में क्या थीम है। तो सेक्शन 1 में अनाउंसमेंट होता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गई है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 1000 मेगाटन की एक मिसाइल आ रही है हमारी तरफ, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल है और इसे बचवाना नामुमकिन सा है। तो आपके पास 8 एंड क्वार्टर मिनट्स है। 8 एंड क्वार्टर मिनट्स का मतलब कि 8 मिनट्स 15 सेकंड है आपके पास, 8.15 सेकंड है, जिसमें आपको यहाँ से भागना होना है और अपने आप का बचाव करना है। और बोलते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसे छोड़िए और केवल जाइए, क्योंकि अ ह्यूज न्यूक्लियर बॉम्ब इज कमिंग, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब आ रहा है हमारे शहर की तरफ और हमारे पास 8.25 मिनट से करीब करीब है उससे बचने के लिए, या 8.15, क्योंकि क्वार्टर मतलब तो एक चौथाई, तो 60 का क्वार्टर 1/4 के हिसाब से निकालेंगे तो 15 आएगा। तो हमारे पास केवल 8.15 सेकंड्स है
8 पॉइंट यानी 8 मतलब मिनट, 15 मतलब सेकंड्स, तो 8 मिनट 15 सेकंड्स है। और वो जो टोन है, ब्रॉडकास्टर की जो टोन है, वो बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ है, वो आराम से बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरी मौत होना तय है, लेकिन लोगों को कैसे मैं दिलासा दूं कि ये बच जाएंगे। रिलीजियस सर्विसेज, स्पिरिचुअल कंफर्ट, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि जो लोग प्रोटेस्टेंट हैं और जो लोग ज्यूइश हैं वो अपने अपने रेडियो चैनल्स खोल लें, क्योंकि वहाँ पे आखिरी बार प्रेयर होगी। ऐसे लोग जिनके पास पेट्स वगैरह हैं, जिनके पास बर्ड्स वगैरह हैं या और भी कोई जानवर है, तो उन्हें घर ही छोड़ दिया जाए वापस से, क्योंकि अगर वो शेल्टर में आ जाएंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, और ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब है कि ह्यूमंस को दिक्कत होगी, सफोकेशन होगा। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू नथिंग फॉर देम। फिर शेल्टर प्रोड्यूसर्स की बात की जाती है, टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि सिटीजन्स को बोला जाता है कि सीलिंग स्विच को दबा दीजिए, सब कुछ अंदर से बंद हो जाए, और रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट वगैरह ऑन कर दीजिए। और रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट की जगह पे ये गाइगर काउंटर का नाम लेते हैं। गाइगर काउंटर मतलब कि एक ऐसी डिवाइस है जो रेडिएशन को मेजर कर सकती है। तो इन सारी चीजों से ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ रियलिस्टिक है, आप लोग मारेंगे नहीं। 1000 मेगाटन की मिसाइल शहर साफ कर देती है, भाप बन जाएगा सब कुछ, वेपर के फॉर्म में सब कुछ उड़ जाएगा, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि आप रेडिएशन नापने की मशीन लगाइए। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। टर्निंग ऑफ टेक्नोलॉजी, पीपल मस्ट, सबको कहा जाता है कि अपने अपने टेलीविजन रेडियोज ऑफ कर दें, मेडिकल सप्लाईज वगैरह लेके बैठें, और अगर आपको वेपन्स वगैरह भी चाहिए जैसे कि वेबले रिवॉल्वर्स, तो वो आके ले जा सकते हैं इसी समय में। 8.2 8.15 यानी कि 8 मिनट 15 सेकंड में आप रिवॉल्वर भी ले लीजिए, मेडिकल सप्लाईज भी ले लीजिए, टैक्स भी ले लीजिए, परफ्यूम्स भी ले लीजिए, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। और फिर उसके बाद शटल बैरियर्स को क्लोज कर दिया जाएगा 8 मिनट बाद, क्योंकि वो मिसाइल स्ट्राइक कर जाएगी। मेडिकल असिस्टेंस, ओके, मेडिकल असिस्टेंस फॉल्स होप फॉर हेल्प, यानी कि एक डॉक्टर की वॉइस आती है, उसी अनाउंसमेंट, वहीं से माइक की अनाउंसमेंट होती है, और वो बोलता है कि वाटर ले लीजिए, सेडेटिव्स ले लीजिए, थियोलॉजिकल रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, और हे बॉक्सेस ले लीजिए फूड के लिए। बेसिकली जो घास रखने की या पैरा रखने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें फल आते हैं, वो लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं, आपने देखा होगा कभी दुकानों पे। वो सारी चीजें लेकर के अपने घरों में कैद हो जाइए, या बेसमेंट में चले जाइए, या फिर जो शेल्टर गवर्नमेंट बता रही है वहां चले जाइए। पेरेंट्स को कहा जाता है कि अपने बच्चों को वो दवाइयां दे दें जिसपे लिखा हुआ है 1 और 2, और उनको सुला दीजिए। बेसिकली वो दवाइयां की बात कर रहे हैं जो बच्चों को सुला देंगी, तो अगर वो नींद में मर जाएंगे तो ज्यादा पेन नहीं होगा, ये कहने की कोशिश की जा रही है। और आपके एक और अनाउंसमेंट होती है उसी समय में कि अगर आपके घर में कोई बहुत तेजी से या बहुत तेजी से उसकी तबीयत खराब होती है, कोई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, तो उसको क्या करिए, वैली फोर्स दे दीजिए। वैली फोर्स बेसिकली सुसाइड पिल्स है जिससे उनकी डेथ हो जाएगी, तो इससे उनको भी बहुत ज्यादा पेन नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि सबको ही पता है कि कोई बचने वाला नहीं है। और फिर बोला जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब मिसाइल हिट कर जाएगी, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर सभी के घरों पे जाएगा, और घरों पे जाने के बाद चेक कर लेगा कि कौन बीमार है और कौन बचा हुआ है। और ये एक झूठा होप है, फॉल्स रीअश्योरेंस है, फॉल्स कंक्लूजन दिया जा रहा है एक तरह से कि आप सब लोग बच जाएंगे, और कंक्लूड करते हुए वो कहते हैं कि डॉक्टर भी आएगा आपके पास में। और ये डॉक्टर बोलते हैं कि अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए कि 1000 मेगाटन की जो मिसाइल आ रही है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, आप लोग जिंदा बच जाएंगे, और हमारा जो झंडा है वो अभी भी लहरा रहा है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के सामने, सनलाइट आ रही है, इसका मतलब है कि हम लोग बच ही जाएंगे। और आखिरी में बोल देता है वी आर ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, और हम लोग सब लोग भगवान के ही हाथ में हमारा जीवन है। और सबको फाइनल कमांड ये दिया जाता है कि भागिए, शेल्टर्स की तरफ भागिए, अदरवाइज आप मारे जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देन ऑफ द पोम। तो सबसे पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक हो रही है, न्यूक्लियर स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। द पोलर ड्यू हैज जस्ट वार्न्ड दैट अ न्यूक्लियर रॉकेट स्ट्राइक ऑफ एटलीस्ट 1000 मेगाटन्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय एनिमी डायरेक्टली एट आवर मेजर सिटीज। तो पोलर ड्यू क्या होता है कि पहले के समय में जब कोल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, तो उस समय पे एक रेडार सिस्टम बनाया गया था जिससे डिटेक्शन की जाती थी कि मिसाइल आ रही है, क्या आ रहा है, हमारी तरफ क्या आ रहा है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो हमारी तरफ स्काई में उड़ के आ रहा है, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजों की अनाउंसमेंट होती है, और पोलर ड्यू का वार्निंग है कि एक न्यूक्लियर रॉकेट आ रहा है, हमारे ऊपर स्ट्राइक की गई है, न्यूक्लियर रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। हाइपोथेटिकल कंडीशन, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पीटर पीटर पॉटर दिखाना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो देखिए आपके साथ सरकार करेगी क्या। आप जिस सरकार पर बहुत भरोसा करते हैं, जिसको वोट वगैरह देख करके बनाते हैं, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो सरकार आपको सच बताएगी कि आपको गुमराह करेगी, और अगर गुमराह भी करेगी तब भी सब मारे जाएंगे, सच बताएंगे तो भी सब मारे जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस हाइपोथेटिकल कंडीशन को कैसे डील करती है, ये पीटर पॉटर अपने पोम में बता रहे हैं। और वो जो मिसाइल आ रही है हमारी तरफ, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगाटन्स की है। तो बेसिकली अगर 1000 मेगाटन्स की मिसाइल अगर दाग दी जाएगी या लॉन्च कर दी जाएगी, तो उसका रियलिटी चेक अगर आपको मैं दे दूं, तो हिरोशिमा पे जो 1945 में जब वो बॉम्बिंग की गई थी, तो वो 15 किलोटन्स का ही था। फिर उसके बाद अगर आज तक जो सबसे बड़ा जो बॉम्ब है ऐसा कुछ, वो जो टेस्ट किया गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर टेस्ट की टेस्टिंग हुई है जिसकी, तो वो सार बॉम्बा है जिसकी कैपेसिटी 50 मेगाटन की है। तो ये पूरा हाइपोथेटिकल और एक्सट्रीम डिजास्टर का सिनेरियो है। और 15 से 20 किलोमीटर की जो रेंज में लोग रहेंगे, बिल्डिंग हो, पीपल हो, रोड हो, रिवर हो, वो तुरंत इवेपराइज हो जाएगा। और उसके बाद 50 से 60 किलोमीटर का जोन जो है, जो कंक्रीट वगैरह पूरा फट जाएगा। थर्मल रेडी 150 से 200 किलोमीटर के बीच में थर्मल रेडिएशन होगा, यानी कपड़े वगैरह जिन लोगों ने कपड़े वगैरह पहने हैं, या जितने भी कपड़े आसपास रहेंगे, या जो कोई भी ऐसी चीज रहेगी जो कॉटन की है, नायलॉन की है, फाइबर की है, वो सारी चीजें जल जाएंगी।
और एक शॉक वेव जनरेट होगा जो 800 से 1000 किलोमीटर तक फैल जाएगी और उसके बाद तो रेडिएशन इफेक्ट आना ही आना है। तो यानी कि ये जो 1000 मेगाटन का मिसाइल है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ही खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिस अनाउंसमेंट विल टेक 2.25 मिनट्स। तो ये जो अनाउंसमेंट है वो 2 या 2 क्वार्टर मिनट्स लेगी। विल टेक 2.25 मिनट्स और उसके बाद 2.25 मिनट्स का मतलब 2.25 मिनट्स और आपके पास समय बचेगा। यू देयरफॉर हैव अ फर्दर 8.25 मिनट्स। उसके बाद आपके पास 8.25 मिनट्स बचा, यानी करीब करीब 8.15 मिनट्स बचेंगे भागने के लिए, अपनी अपनी जान बचाने के लिए। टू कंप्लीट विद द शेल्टर रिक्वायरमेंट्स पब्लिश इन द सिविल डिफेंस कोड सेक्शन एटॉमिक अटैक। तो आप जल्दी से जाइए, जो भी सरकारी गाइडलाइंस है, जब भी एटॉमिक अटैक होगा उसके लिए जो भी गाइडलाइंस उनको फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी जाके शेल्टर्स में जाकर के छुप जाइए, क्योंकि अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है। और यही हमारा क्या कहलाया जाएगा, सिविल डिफेंस कोड। यही हमारा सिविल डिफेंस कोड है कि हमें छुप जाना है। उसके बाद आगे की लाइंस में स्पेशली शॉर्ट एंड मास विल बी ब्रॉडकास्ट एट द एंड ऑफ द अनाउंसमेंट। तो शॉर्ट मास मतलब क्या होता है कि धार्मिक प्रवचन आएगा, छोटा सा, एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत छोटा सा, स्पेशली शॉर्ट एंड बहुत छोटा सा धार्मिक प्रवचन आएगा। और सरकार कहती है कि मरने से पहले हम आपको रेडियो पे एक छोटा सा धार्मिक प्रवचन सुना देंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ क्रूर निर्देश भी दिए जाते हैं। और वो क्रूर निर्देश ये हैं कि अपने बच्चों को मार दीजिएगा, जो कि आगे आएगा। लेकिन फिर भी सरकार यही कह रही है कि हम आपको रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आखिरी समय पे आपको रिलीजियस धार्मिक काम करवा के ही छोड़ेंगे। और जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो अपना अपना चैनल खोल रहे हैं, प्रोटेस्टेंट एंड जूइश सर्विसेज विल बिगिन साइमल्टेनियसली, सेलेक्ट योर वेवलेंथ इमीडिएटली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो अपने मनपसंद का चैनल खोल लें जहाँ पे उनके रिलीजन की बात होगी, और जो लोग जूइश पीपल हैं वो अपना अपना खोल लें, ताकि दोनों लोग अपने रिलीजियस सर्मन्स को सुन पाएं, जो कि शॉर्ट कर दिया गया है। डू नॉट टेक वेल लव्ड पेट्स। पेट्स वगैरह को लेकर के मत जाना शेल्टर में। इनटू योर शेल्टर दे विल कंज्यूम फ्रेश एयर। वो फ्रेश एयर वगैरह खत्म हो जाएगी, ज्यादा लोग रहेंगे तो फ्रेश एयर खत्म हो जाएगी। लीव द ओल्ड एंड बेड रिडन, यू कैन डू नथिंग फॉर देम। ऐसे लोग जो कि बीमार हैं, केवल बेड पे पड़े रहते हैं, उनको वहीं पे छोड़ दीजिए। आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए परेशान मत होइए। वो भी वैल्यूएबल ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और आपको परेशान करेंगे। रिमेंबर द प्रेस द सीलिंग स्विच व्हेन एवरीवन इज इन। याद रखिए आप सील स्विच को दबा दीजिएगा ताकि वो सारा जो शेल्टर है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। द शेल्टर सेट द रेडिएशन एरियल टर्न ऑन द गाइगर काउंटर। उसके बाद आप गाइगर काउंटर को या गाइगर बैरोमीटर को ऑन कर दीजिएगा, जिससे वो क्या करेगा, रेडिएशन को नापता रहेगा कि आप लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब कहा जा रहा है कि जब आप शेल्टर में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या करिएगा कि शेल्टर को पूरी तरीके से क्लोज कर दीजिएगा और उसके बाद गाइगर बैरोमीटर को ऑन कर दीजिएगा, जो बताता रहेगा कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1000 मेगाटन की जो मिसाइल है वो तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही साफ कर देगी, खत्म कर देगी। तो इसका मतलब यही हुआ बेसिकली कि कुछ बचने वाला तो है नहीं। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। टर्न ऑफ योर टेलीविजन नाउ। टेलीविजन बंद कर दीजिए। टर्न ऑफ योर रेडियो नाउ। रेडियो भी बंद कर दीजिए। सर्विसेज खत्म हो गई हैं। एट द सेम टाइम द बार ऑफ द शेल्टर्स विल बी क्लोज। इसी के साथ जब सर्विसेज बंद हो जाए, टेलीविजन वगैरह बंद कर दीजिए, आपने प्रेयर सुन ली है। रेडियो बंद कर दीजिए, आपने रेडियो पे प्रेयर सुन ली है। जिसके पास रेडियो रेडियो पे सुन ले, जिसके पास टीवी है वो टीवी पे सुन ले। ये सारी सर्विसेज बंद हो गई हैं। और अगर भाग के, अगर अभी भी आप नहीं पहुंचे हैं शेल्टर में, तो जाके शेल्टर में पहुंच जाइए, अदरवाइज आप बच नहीं पाएंगे। ये सरकार अपने लोगों को बताना चाहती है कि ऐसे ऐसे करके आप काम करिए। एट दिस पॉइंट ऑप्शनल एक्स्ट्रास में बी अप्लाइड फॉर। आपको अगर कुछ और चाहिए तो आप वो भी ले लीजिए, जैसे कि वीबली रिवॉल्वर्स ले लीजिए। वीबली रिवॉल्वर्स अपने आप को शूट करने के लिए, बचना तो है नहीं, तो ले लीजिए। फुलर सर्च, ऐसी मिट्टी जो अब्जॉर्ब करती है, क्ले वगैरह, बेसिकली अब्जॉर्बेंट क्ले। इसका क्या ही यूज होगा पता नहीं। एरोमेटिक्स, परफ्यूम वगैरह ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि जब वहाँ पे ढेर सारे लोग रहेंगे और उसके बाद भी आपको ये लगता है कि वहाँ पे बदबू वगैरह आएगी, आप बचेंगे नहीं बचेंगे, आपको शेल्टर तो मिली है लेकिन वहाँ बदबू ना आए, इसके लिए आप एरोमेटिक वगैरह भी ले लीजिए। एरोमेटिक्स वगैरह का इस्तेमाल करिए ताकि आपको वहाँ पे बदबू दुर्गंध ना आए। पेपल एंड साइकिल को अगर तोड़ा जाए, साइक्लिकल को अगर तोड़ दिया जाए आसान शब्दों में, तो कई बार पोप और क्लर्जीमैन नीचे की जनता के लिए लेटर्स वगैरह लिखते हैं। नीचे की जनता मतलब कि कॉमन कॉमन पीपल के लिए। और पोप उसमें बताते हैं कि हमें फेथ और मोरल्स नहीं खोने चाहिए, सोशल जस्टिस पे ध्यान देना चाहिए, पॉवर्टी, वॉर, पीस के ऊपर वो लिखते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर लिखते हैं, ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर भी लिख देते हैं। खैर अगर देखा जाए तो इन सबका कोई मतलब नहीं रह गया है। जो होगा उसको कोई बचा नहीं पाएगा। और फिर एक डॉक्टर की आवाज आती है, डॉक्टर्स वॉइस ऑन दी वेवलेंथ, ऑफरिंग ग्लासेस ऑफ वाटर, आपको पानी मिलेगा। माइल्ड सेडेटिव्स मिल जाएंगे आपको, हे बॉक्सेस मिल जाएंगे, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें घास वगैरह रखी जाती है लेकिन उसमें खाना होगा। थियोलॉजिकल कंसोलेशन, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप आखिरी बार प्रेयर करना चाहते हैं तो आपको वो कंसोलेशन प्रेयर्स वगैरह भी आपके लिए बजाई जा रही है, रेडियो पे आ रही है, उसके बाद टीवी पे भी आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेडेटिव पिल्स का मतलब, या माइल्ड सेडेटिव्स का मतलब कि नींद की गोलियां भी बांटी जाएंगी। अगर आपको वो भी चाहिए कि आपको लगता है कि आप देख नहीं पाएंगे, इतनी आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो नींद की गोलियां लेकर के मर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिव योर चिल्ड्रन द पिल्स मार्क्ड 1 and 2 एंड सेंड देम टू बेड। उनको वो पिल्स खिला दीजिए और उनको सोने के लिए भेज दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी वो चीज़ देख पाना बहुत मुश्किल होगा। डू नॉट ब्रेक द सीलिंग स्विच। और जो सीलिंग स्विच है उसको तोड़िए उड़िएगा नहीं, नहीं आप लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, डायरेक्ट रेडिएशन की कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे।
फिर उसके बाद लाइन नंबर 43 से 50 में इमरजेंसी सुसाइड प्रोटोकॉल की बात की जाती है कि डू नॉट ब्रेक द सीलिंग स्विच अंटिल द डॉक्टर रिंग्स। आप तब तक सीलिंग स्विच को मत दबाइएगा जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। डॉक्टर जैसे जाएंगे वो बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स होंगे जो आपकी मदद करेंगे। इफ योर एयर बिकम्स एग्जॉस्टेड और इफ एनी ऑफ योर फैमिली आर क्रिटिकली इंजर्ड एडमिनिस्टर वैली फोर्स, यानी कि अगर आपके परिवार से कोई भी बीमार हो गया या कोई भी इंजर्ड हो गया है तो उसको वैली फोर्स दे दीजिए। वैली फोर्स बेसिकली एक दवाई है, जैसे डेथ हो जाएगी एक तरह से जहर की गोली समझ लीजिए, वो दे दीजिएगा। वॉच फॉर द कुकू इन योर पर्सपेक्स पैनल। कुकू बेसिकली की कुकू इन योर पर्सपेक्स पैनल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो डॉक्टर आएगा वो अनाउंसमेंट करेगा, बाहर से अनाउंसमेंट करेगा। तो वो जो कुकू है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। और योर डिस्ट्रिक्ट टूरिंग डॉक्टर रिंग्स योर बेल। तो जो भी होगा अनाउंसमेंट या तो आ जाएगी या तो डॉक्टर ही आपका आके, अगर डॉक्टर गेट पे आ रहेगा तो वो आपकी बेल खटखटा देगा या बेल बजा देगा। रिमेंबर स्टैटिस्टिकली इट इज नॉट लाइकली टू बी यू, ऑल फ्लैग्स आर फ्लाइंग फुली ड्रेस्ड। चिंता न करिए, इतना ज्यादा डरने वाली बात नहीं है और हम लोग मारे नहीं जाएंगे। और जो हमारे फ्लैग्स हैं वो फुली फ्लाई कर रहे हैं और ड्रेस्ड हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमारे जो फ्लैग्स वगैरह अभी भी उड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेशन खतरे में नहीं है। ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स द सन इज शाइनिंग, और सन चमक रहा है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। गवर्नमेंट एकदम सेफ है, आप भी एकदम सेफ हैं। डेथ इज द लीस्ट वी हैव टू फियर। सबसे अगर कम डर लगना चाहिए हमें तो डेथ से कम डर लगना चाहिए। हम सभी अब भगवान के हाथ में है, तो ये बात क्यों पूरी की सबसे कम डर हमें डेथ से लगना चाहिए। अगर हम सभी भगवान के हाथ में है तो वॉट एवर हैपन्स बाय हिज विल। शायद भगवान को यही गवारा था कि हम सब मारे जाएं, तो जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। नाउ क्विकली गो टू योर शेल्टर्स। जल्दी से जाइए, भाग के अपने अपने शेल्टर्स में जाके छिप जाइए। सो वी हैव डन द पोम, और यहाँ पे देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम। तो सबसे पहले सिचुएशनल आयरनी है कि पूरी की पूरी पोम ही आयरनी है कि आप जब बेसिकली मरने वाले हैं तो आपको नींद की गोलियां, परफ्यूम देना, कंफर्ट देना, रिलीजियस सर्मन्स देना कोई फायदा नहीं। आप सिंपल ये बताइए कि एक ऐसा सा मिसाइल आ रहा है, इससे ये डिस्ट्रक्शन होना है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें पता है जनता ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती है, तो जनता को आउटप्ले किया गया। आउटप्ले मतलब जनता को बेवकूफ बनाया गया है ताकि शांति बनी रहे, मतलब कि सब लोग आराम से ईश्वर को प्यारे हो जाएं, कोई भी हल्ला गुल्ला ना हो। फिर वर्बल आयरनी का इस्तेमाल किया गया है। कई सारे ऐसे वर्ब्स आएंगे जो बताएंगे कि डेथ इज द लीस्ट वी हैव टू फियर, मतलब कि डेथ से सबसे कम डरना है। लेकिन उसी के बाद अगली लाइन आती है कि वी आर ऑल इन दी हैंड्स ऑफ गॉड। हम सभी भगवान के हाथ में हैं और जो भी होगा उनकी विल से होता है, यानी कि जो भी होता है परमात्मा के मन से ही होता है। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश की जाए इन सिंपल वर्ड्स, तो आयरनी ही है कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो होगा भगवान करेगा, और एक तरफ बोल रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जिससे हमें बिल्कुल नहीं डरना है। तो दोनों ही तरफ पूरा कॉन्ट्रास्ट है। डू नॉट ब्रेक द सीलिंग स्विच, एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि सब कुछ मुहैया करा जाएगा, दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हो कि सीलिंग स्विच मत तोड़ना। तो ये आयरनी और अब्सर्डिटी ही दिखाता है कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आराम आराम से बोल के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि हर एक गवर्नमेंट करती है कहीं ना कहीं। एनाफोरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे टर्न ऑफ योर टेलीविजन नाउ, टर्न ऑफ योर रेडियो इमीडिएटली, डू नॉट ब्रेक द सीलिंग स्विच, डू नॉट ब्रेक द सीलिंग स्विच। तो बेसिकली ऐसा कि कोई सामने खड़ा ही है और उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और बार बार एक ही लाइन बोलना है। एनाफोरा बेसिकली यहाँ पे तो इस पोम में एनाफोरा इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि एक ही चीज को रिपीट कर करके इंस्ट्रक्शन देना, कि जैसे कोई खड़ा ही है और उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि टर्न ऑफ योर टेलीविजन, टर्न ऑफ योर रेडियो इमीडिएटली। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। इंजॉयमेंट वगैरह है, और ये इन लाइंस में आपको इंजॉयमेंट दिख जाएगा। न्यूक्लियर रॉकेट स्ट्राइक ऑफ एटलीस्ट 1000 मेगाटन्स, यू देयरफॉर हैव अ फर्दर 8 क्वार्टर मिनट्स। ये सारी डिस्कशन हो चुका है। अलिटरेशन एम्फेसिस ऑफ साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, छोड़ देते हैं। सटायर है, पूरी की पूरी पोम सटायर है। ये देखा जाए तो गवर्नमेंट फेल कर गई डिफेंस सिस्टम या डिफेंस स्ट्रेटजीज बनाने पे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में गवर्नमेंट फेल कर गई। लेकिन अभी भी अपने लोगों को सिविल डिफेंस कोड सिखा रही है कि कैसे एटॉमिक अटैक जब हो जाएगा तो आप सिविल डिफेंस कोड को देखिए, परफ्यूम ले लीजिए, ओल्ड फैशन फूड ले लीजिए, कंटेनर ले लीजिए और कंफर्ट की तलाश करिए। पुराने जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी एज ज्यादा हो गई उनको पीछे छोड़ दीजिए और जाइए अपना आराम से शेल्टर में छुप जाइए और आप सभी जिंदा बच जाएंगे। तो डरने वाली बात नहीं है। इस तरह का डार्क ह्यूमर और गैलोस का भी इस्तेमाल किया गया है। डार्क ह्यूमर क्या है कि आपसे कहा जा रहा है कि जो भी बूढ़े लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो कि बेड पे ही लेटे रहते हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को 1 और 2 पिल्स खिला दीजिए, सुसाइड पिल्स दे दीजिए जिसको वैली फोर्स कहा गया है। ऑप्शनल एक्स्ट्रास दिए जा रहे हैं जिसमें आपको रिवॉल्वर वगैरह दी जा रही है ताकि आप खुद ही को मार लें। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ह्यूमर भी कितना डार्क है गवर्नमेंट का। सिंबोलिज्म है, पोलर ड्यू जो है, पोलर ड्यू कोल्ड वर्ल्ड वॉर सर्विलेंस मिलिटराइजेशन को सिंबलाइज करता है कि कैसे मिलिट्री एक दूसरे के सिटीजन की जान लेती है। फ्लाइंग फ्लैग्स फुली ड्रेस, यानी कि कैसे पेट्रोटिज्म की बात की जा रही है कि हाँ मरते वक्त भी आप देश को ही याद करिए। शील्ड शेल्टर दिखाती है कि ह्यूमन फैंटेसी ऑफ कंट्रोल, ह्यूमंस को लगता है कि वो ऐसी चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो उनके बस में नहीं है। रिलीजियस सर्विसेज, यानी कि आपके लिए रेडियो वगैरह बजाया जा रहा है जिसको आप सुनिए। और गाइगर बैरोमीटर और रेडिएशन इक्विपमेंट ये दिखाते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा रखिए। लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इस काबिल है ही नहीं है, क्योंकि गाइगर बैरोमीटर की इतनी ज्यादा लिमिट ही नहीं होती, वो खुद इवेपोरेट हो जाएगा जब 1000 मेगाटन की मिसाइल आएगी। पैरोडी है, पैरोडी बेसिकली की मिमिक की गई है, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट स्टाइल की मिमिक्री की गई है कि जब एक्चुअल कोल्ड वॉर हो रहा था तो इसी तरह से ब्रॉडकास्ट होते थे और सिविल डिफेंस मैनुअल्स जारी किए जाते थे लोगों के लिए जिसका कोई मतलब नहीं होता था। और जो बेसिकली टोन रखी गई, वो कैब रखी गई, स्ट्रक्चर रखा गया और रिदम रखा गया, वो ऐसा ही रखा है जैसे गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स होती है। डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज,
ह्यूमंस को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया गया है कि अपने बच्चों को पिल्स दे दो, जो भी ओल्ड है उनको पीछे छोड़ दो। जस्ट ऑफ पोजीशन का तो हर जगह जस्ट ऑफ पोजीशन है तो ये भी छोड़ देते हैं। ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल किया गया है। कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे एक साथ में इस्तेमाल किए गए हैं। ऑप्शनल एक्स्ट्रास, थियोलॉजिकल कंसोलेशंस, स्पेशली शॉर्ट एंड मास, और ये सारी चीजें कि आपको कंप्रेस करके सैक्रेड रिचुअल सारे समझा दिए जाएंगे। ऑप्शनल एक्स्ट्रा यानी कि जो चाहिए वो ले लो। ठीक है, जब अब कोई बचन ही नहीं वाला तो गवर्नमेंट बांटेगी ही कि जो चाहिए वो ले लो। रिलीजियस एज अ फॉर्मेलिटिक टूल, रिलीजन को फॉर्मल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। पूरी पोम फ्री वर्स है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन हाउ पीटर पॉटर यूजेस सटायर, irony and bureaucratic language in your attention please to expose the absurdity of Cold War civil defense systems and dehumanizing effects of modern governmental authority.